प्रिय विद्यार्थियों, आपने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है, हमने इसके बारे में चर्चा करी। आज हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं। हम देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों में कि पहले मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ इनके, कि शासन में स्थायित्व होता है, शासन में कुशलता होती है, प्रशासन में एकता होती है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इसमें पालन किया जाता है, दलबंदी की जो बुराइयां हैं वो इसमें कम होती हैं और ये बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त है। योग्यतम जो व्यक्ति हैं वो मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं इसमें, और संकट काल के लिए श्रेष्ठ प्रणाली है। कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती। यह गुण विद्वानों के द्वारा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बताए गए हैं। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखिए, शासन में स्थायित्व, तो इस शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका का प्रधान एक निश्चित समय के लिए ही चुना जाता है। क्लियर। व्यवस्थापिका का निर्माण भी एक निश्चित समय के लिए ही होता है और उससे पहले इन दोनों को किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। हमने इसको डिस्कस किया था ना, इसकी विशेषताओं में भी, कि केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और मंत्री दीर्घकालीन योजनाएं बना सकती हैं, क्योंकि उनको ये डर नहीं होता कि उनको हटाया जा सकेगा, है ना। और ऐसा केवल उसी समय किया जा सकता है जबकि शासन में स्थायित्व हो। अच्छी योजनाएं, दीर्घकालीन योजनाएं तभी सक्सेस होती हैं जब शासन में स्थायित्व हो। तो शासन में स्थायित्व अध्यक्षात्मक शासन की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं शासन में कुशलता, कि कार्यपालिका शक्ति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण कार्यपालिका बहुत अधिक स्वतंत्रतापूर्वक और साहसपूर्वक अपने कार्यपालिका संबंधी कार्यों को कर सकती है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री केवल राष्ट्रपति के लिए प्रति ही उत्तरदायी होता है, उसको सबके प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता नहीं होती। तो उन्हें विधायी कार्यों में भाग लेने और लोकप्रिय होने के लिए समय खर्च नहीं करना पड़ता है। इससे वो अपनी जो पूरी शक्ति है और पूरा समय है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? शासन के कार्यों के लिए करते हैं, कि शासन को अच्छा किस तरह से बनाया जाए। तो इसके अतिरिक्त सामान्यतः राष्ट्रपति विभिन्न विभागों के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको मंत्रिपरिषद में शामिल करता है, इसलिए भी शासन के अंदर कुशलता रहती है। अगला हमने देखा है कि प्रशासन में एकता बनी रहती है। कैसे बनती है? कि शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन शक्ति क्या होता है? एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, राष्ट्रपति के हाथ में हो गई ना, और उसे किसी शासन नीति के अनुसरण के लिए उसको व्यवस्थापिका की सहमति या सलाह नहीं लेनी होती है, तो अपने हिसाब से शासन करता है। अतः प्रशासन में पूर्ण एकता बनी रहती है और प्रशासनिक एकता के कारण संकट काल में यह पद्धति बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध होती है ना। और ऐसे असाधारण अवसरों पर राष्ट्रपति क्या करता है? अपने विवेक का भी प्रयोग करता है, अपने विवेक से निर्णय लेता है। फिर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पालन। जैसा कि हमने कही थी, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसके अंदर दिखाई देता है, और यह शासन पद्धति लोकतंत्रवाद के सिद्धांत शक्ति पृथक्करण की सबसे अनुकूल पद्धति है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। हमने देखा था ना इसके गुणों में, विशेषताओं में। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में कई त्रुटियां हैं। हम इसका एक नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी देखते हैं तो हमको त्रुटियां दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में सहायक समझा जाता है। इसलिए इस सिद्धांत का पालन भी इस शासन व्यवस्था का एक गुण कहा जा सकता है। देखिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए आप मेरा एक वीडियो अमेरिका के अंदर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मैंने एक अलग से बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। फिर है दलबंदी की जो बुराइयां हैं इसमें कम होती हैं। देखिए, और शासन व्यवस्थाओं में राज्यों के अंदर आपने देखा बहुत सारे दल, पहले तो 2 दलीय होते थे, 3 दलीय होते थे, लेकिन अब बहुदलीय प्रथाएं चल गई हैं। तो यद्यपि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो दल हैं इसमें भी सुसंगठित राजनीतिक दल होते हैं, पर ये जो दल हैं केवल चुनाव तक ही सक्रिय रहते हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल का आंदोलन राष्ट्रपति को एक निश्चित अवधि से पहले हटा नहीं सकता। ये दलगत राजनीति वहाँ पर नहीं चलती है, और इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के बाद ये जो दलबंदी भावना वगैरह है ना, ये एक तरह से समाप्ति हो जाती है। इसके कोई विशेष अवसर नहीं होते, मतलब दल कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके बाद। तो निर्वाचित हो जाने पर राष्ट्रपति दलबंदी से अलग होकर अपने शासन का कार्य करता है। तो इस प्रकार संसदीय शासन की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन में दलबंदी की जो बुराइयां हैं वो कम हो जाती हैं और राष्ट्रीय एकता का इसमें संवर्धन होता है, सब एक होकर काम करते हैं। फिर कहा गया है कि बहुदलीय प्रणाली के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है, कि जिस देश में बहुदलीय प्रणाली हो वहाँ संसदीय पद्धति में सरकार क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। जैसे क्योंकि जो दल का नेता होता है
जो भी दल उसको समर्थन करता है उसके में से भी वो मंत्री बनाते हैं। और यदि कोई प्रकार की कोई परेशानी हो गई, कोई विरोध हो गया, तो फिर हर दल ये कहता है कि भाई अपना जो समर्थन है हम सरकार से वापस ले लेंगे। तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है और प्रजातंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता। तो बहुदलीय प्रणाली में तो लोकतंत्री शासन का जो अध्यक्ष है वो स्वतंत्रतापूर्वक और सफलतापूर्वक शासन करता है। ठीक है ना। और वह इसके अंदर जो है ना, जिन योग्य व्यक्तियों को, यहाँ योग्यों नहीं, यहाँ योग्य व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेना चाहे वह ले सकता है। ये चीज़ हमने देखी है कि, और इसके बाद हमने कहा है कि अधिक्षात्मक शासन जो है वह संकट काल के लिए श्रेष्ठ होता है, कि अध्यक्षात्मक सरकार स्थायी और मजबूत होती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य में सरकार का कोई दूसरा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता है और अकेला राष्ट्रपति कार्यपालिका क्षेत्र में जिस प्रकार के भी निर्णय लेना चाहता है वह ले सकता है। इसलिए गिलक्राइस्ट ने तो कहा है कि युद्ध काल के लिए सबसे अच्छी जो सरकार है वह अध्यक्षात्मक सरकार है। इसी तरह का है कि कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती। इसमें ये जा नहीं सकती नहीं, जा को आप थोड़ा सा क्लियर करना है, छा नहीं सकती। इसमें ये कुछ प्रिंट करने में मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो अध्यक्षात्मक सरकार जो है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग संगठित होती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, दलीय आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर छा नहीं सकती, उस पर नहीं जा सकती, मतलब उसको परेशान भी नहीं कर सकती, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो व्यवस्थापिका स्वतंत्रतापूर्वक कानून निर्माण का कार्य करती है। इसी तरह से आप ये देखिए कि इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि योग्यतम व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में लिया जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि संस्थात्मक शासन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री की अनेक बातों को मतलब दृष्टि रखनी पड़ती है उनको, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। और जब ये दृष्टिगत रखते हैं तो सामान्यतः अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को ही प्रधानमंत्री को क्या होता है, मंत्रिमंडल के अंदर लेना होता है। संस्थात्मक शासन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद निर्माण के समय क्या होता है कि प्रधानमंत्री को अनेक बातों में ध्यान रखना होता है कि भाई सभी दलों का नेतृत्व उसके अंदर हो जाए, सभी समाज का, सभी दल, इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। और वह केवल अपने राजनीतिक दलों को ही फिर सम्मिलित कर सकता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन के अंदर ऐसा नहीं है, वो योग्य व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद में लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त कहा है, तो वही वाली चीज़ इसको मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर किया है। तो संकट काल के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती है ना। तो इस प्रकार से ये, तो आप ये देखिए कि इसके प्रश्न उत्तर मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसके दोष क्या क्या हैं। थैंक यू बेटा।